हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे, जो है महिलाओं के संबंध में। महिलाएं जो हैं वैसे कितनी ही विकसित क्यों न हो गई है, लेकिन फिर भी घरेलू हिंसा का शिकार जो है वो होती रहती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो महिलाओं की एक समस्या है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसमें इस एक्ट के तहत महिलाओं को कौन कौन सी रिलीफ, कौन कौन सी रेमेडी जो है वो दी जा सकती है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, इसका नेचर क्या है? क्या ये क्रिमिनल है या सिविल है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्ट में जो रेमेडीज दी जाती है, जो रिलीफ दी जाती है, जो अनुतोष दिया जा रहा है, वो किस नेचर का है? वो सिविल नेचर का है। क्योंकि इस एक्ट में क्या रिलीफ दी जाती है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है इन द फेवर ऑफ द ग्रीड पर्सन, उसके फेवर में एक रेसिडेंस ऑर्डर पास किया जाता है, उसके फेवर में मॉनिटरी रिलीफ पास की जाती है, उसके फेवर में जैसे कस्टडी ऑर्डर या कॉम्पनसेशन ऑर्डर पास किया जाता है। तो ये जो रेमेडीज इस एक्ट में महिला के लिए प्रदान की जाती है वो कैसी है? सिविल नेचर की है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, या जब हम बात करते हैं कि कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो वहाँ हम डिस्कस करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 28, तो वहाँ भी प्रोविजन है कि सीआरपीसी का प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो प्रोसीजर जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है सीआरपीसी का, यानी क्रिमिनल का, बट जो रेमेडीज है वो कैसी है? इन सिविल नेचर। तो इस तरीके से इस एक्ट को हम पार्टली सिविल या पार्टली क्रिमिनल जो है वो कह सकते हैं। तो पार्टली ये सिविल है, पार्टली ये क्रिमिनल है, क्योंकि रेमेडीज कैसी है? सिविल नेचर की है, लेकिन जो इसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो कैसा है? क्रिमिनल नेचर का होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्ट में बेसिकली रेमेडीज कौन कौन सी दी जाती है महिला को। तो देखिए, हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस को अगर हम साधारण शब्दों में डिस्कस करें, कानूनी भाषा में न जाते हुए भी, तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी महिला के साथ फिजिकली ही अगर आप उसको अब्यूज करोगे, अगर आप उसको मारोगे पीटोगे, तो वही डोमेस्टिक वायलेंस होगा। अगर आप महिला को इमोशनली भी हर्ट कर रही हैं, ठीक है, इमोशनली हर्ट कर रही हैं, उससे दहेज की मांग कर रही हैं, या वो दहेज नहीं लेके आई है इसलिए आप उसे ताने भी मार रही हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, सेक्सुअली उसको अब्यूज कर रहे हैं, या उसके कोई संतान नहीं है, या फिर संतान तो है लेकिन लड़कियां लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, उस बात पे आप उसे ताने मार रही हैं, तो इनमें से कोई भी एक्ट अगर आप करते हैं तो वो सारा का सारा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होता है। तो वायलेंस का मतलब फिजिकल वायलेंस ही नहीं है। वायलेंस में अगर आप किसी महिला को इमोशनली भी, मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हो, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड होता है। तो इस एक्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन दी है वो बहुत वाइड है। इसमें अगर आप महिला को किस भी तरीके से, चाहे आप फिजिकली या सेक्सुअली, या आप उसको वर्बली एंड इमोशनली या इकोनॉमिक, किसी भी तरीके से अगर आप उसको अब्यूज कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा एक्ट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। अब कोई भी एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है या नहीं आता है, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए ओवरऑल फैक्ट्स देखे जाएंगे और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ये देखी जाएगी। ये देखने के बाद में मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि क्या वो एक्ट है वो डोमेस्टिक वायलेंस का है या नहीं है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों में ये भ्रांति है कि ये एक्ट किसी महिला को प्रोटेक्ट करता है स्पेशली उसके इन लॉज से, यानी ये एक्ट एक पत्नी को मिला हुआ है कि उसके पति या फिर उसकी सास, ससुर, ननद, देवर, जेठ, ससुर, कोई भी उसको साथ डोमेस्टिक वायलेंस करे तो उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है। ये एक्ट जो है एक महिला के लिए है। तो महिला जिनके साथ वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, उनके साथ वो रह रही है शेयर्ड हाउस होल्ड में, वो चाहे उसके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उसका ब्रदर क्यों ना हो, उसका सिस्टर क्यों ना हो, उनके अगेंस्ट भी उनसे भी ये एक्ट उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक्ट सिर्फ इन लॉज से महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। ये एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो उसके साथ हो सकती है, जिनके साथ वो रह रही है, उनके द्वारा, उन सब से उसको प्रोटेक्ट करता है। तो चाहे कॉन्सैंग्यूनिटी रिलेशन हो उनके बीच में, या मैरिज रिलेशन हो, या मैरिज के जैसे रिलेशन हो, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में भी जो महिला रह रही है, ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है।
कि लिव इन रिलेशनशिप में उसका जो मेल पार्टनर है वो उसके साथ वायलेंस करे या उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ वायलेंस करे, उनसे भी ये एक्ट जो है एक महिला को प्रोटेक्ट करता है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक्ट महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है। लेकिन इसका जो बनाने का जो औचित्य है वो कब सिद्ध होगा? जब महिला को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, वो अवेयर होगी कि उसके प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से कोई एक्ट बना हुआ है, जब उसको इस चीज़ों की जानकारी होगी जो एक्चुअल में नीडी है। अभी क्या हो रहा है, ये एक्ट महिला के लिए बना हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि कुछ महिलाएं इसको एज अ वेपन इसको यूज कर रही है, एक हथियार की तरह उसको यूज कर रही है, और जो पति है या जो उसके इन लॉज है, फैमिली मेंबर्स है, उनको मतलब टॉर्चर कर रही है वो इस एक्ट की धमकी देके। तो ये इसका यूज तो इसका हो ही रहा है, लेकिन यूज के साथ साथ इसका मिसयूज जो है वो भी हो रहा है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि इसका मिसयूज जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं जो इस एक्ट के तहत एक महिला को दी जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहली रेमेडी जो किसी महिला को दी जाती है इस एक्ट में वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। जब महिला आवेदन करती है मजिस्ट्रेट के समक्ष कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले दोनों पार्टीज जो है उनको सुनेगा, और मजिस्ट्रेट जब सेटिस्फाइड हो जाता है, प्रेमा फसाई मजिस्ट्रेट को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है, या मजिस्ट्रेट को अगर ये लगता है कि हुआ नहीं है लेकिन लाइकली टू बी कमिटेड यानी कि होने वाला है, तो भी मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकता है। मैजिस्ट्रेट जो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करता है उसमें मैजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करता है कि वो बहुत सारे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट नहीं करेगा, अगर कोई और कर रहा है तो उसको अबैट या उसकी असिस्ट नहीं करेगा, जहाँ पे विमेन जो है वो एम्प्लॉयड है वहाँ पर नहीं जाएगा, अगर उनके जॉइंट अकाउंट्स है, जॉइंट उनके लोकर्स है, या कोई भी उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, उनका वह अलाइनेशन नहीं करेगा, उसको वो यूज़ नहीं करेगा। जो विमेन है, जो एग्रीड पर्सन है, उसके जो रिलेटिव्स है या डिपेंडेंट्स हैं, जो उस एग्रीड पर्सन की हेल्प करते हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट नहीं करेगा। तो ये सारे काम करने से मजिस्ट्रेट उसको रोक सकता है। अब यहाँ पे एक बात जानना भी आपके लिए जरूरी है कि रेस्पोंडेंट कौन है, एग्रीड पर्सन कौन है। तो रेस्पोंडेंट कौन है? महिला ने जिस पर्सन पे एलिगेशन लगाया है कि उसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया है, उसे हम बोलेंगे रेस्पोंडेंट। एंड एग्रीड पर्सन कौन है? एग्रीड पर्सन वो महिला है जो ये एलिज कर रही है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है। और डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये है कि जो रेस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ महिला एलिगेशन लगा रही है, और जो एग्रीड पर्सन है यानी कि महिला खुद, उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उनका शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होगी कब? जब वो साथ में रह रहे होंगे। अगर साथ में रह ही नहीं रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस कैसे होगी? नहीं हो सकते ना। तो इसके लिए उनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है और शेयर्ड हाउस होल्ड में रहना जरूरी है। या तो वो रह रहे हैं या फिर वो किसी स्टेज पे रह चुके हैं, तो फिर उनके बीच में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो महिला कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट। तो पहली रिलीफ हमने देखी। पहली रिलीफ है कि उस महिला जो है उसके फेवर में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा, और जो रेस्पोंडेंट है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि वो महिला को किसी भी तरीके से, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का ना तो एक्ट करेगा, ना अबैट करेगा उसके लिए किसी और को, ना किसी और को वो असिस्ट करेगा। तो इस तरीके से पहला ऑर्डर जो पास किया जाता है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर जो महिला के फेवर में पास किया जा सकता है वो है रेसिडेंस ऑर्डर, यानी कि निवासी आदेश। महिला जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही है वहां से उस महिला को डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, उसको वहां से नहीं हटाया जाएगा, बल्कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकता है कि जो रेस्पोंडेंट है, यानी ऐसा पर्सन जिसपे महिला ने एलिगेशन लगाया है कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया है, कोर्ट उसको डिस्पोजेस करने के लिए, उसको हटाने के लिए कह सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कोर्ट जो है, अगर रेस्पोंडेंट कोई महिला है, यानी अगर एक महिला ने दूसरी अपनी जैसे सास या ननद के खिलाफ ही कोई कंप्लेंट की है, तो दूसरी महिला को कोर्ट यहाँ पे दूसरी महिला को यानी कि रेस्पोंडेंट को जो है वो हटाने के लिए नहीं बोलेगा। उसके साथ साथ कोर्ट ऑर्डर पास करता है निवासी आदेश में, ऐसा बोल सकता है कि
जो रेस्पोंडेंट है वो ऐसे प्लेस में जहाँ की जो एग्रीड पर्सन है रह रही है वहाँ पे वो एंटर नहीं करेगा और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट अपना जो उसका राइट है उसको वेव ऑफ नहीं करेगा। कोर्ट साथ ही साथ ये भी ऑर्डर कर सकती है कि जिस लिविंग स्टैंडर्ड से महिला उसमें रह रही है उसी जैसा ही कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रेजिडेंस जो है उसके लिए प्रोवाइड करे और उसके लिए क्या करे, वो रेंट पे करे। तो इस तरीके से दूसरा ऑर्डर पास किया जा सकता है रेजिडेंस ऑर्डर का महिला के फेवर में। तीसरा जो ऑर्डर पास किया जा सकता है इन द फेवर ऑफ द विमेन वो है मॉनेटरी रिलीफ। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होने की वजह से महिला के मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकती हैं, लॉस ऑफ अर्निंग्स भी हो सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस से उसकी प्रॉपर्टी को अगर रिमूव किया गया है तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है प्रॉपर्टी का, तो वो भी हो सकता है। साथ ही साथ मेंटेनेंस जो है वो भी दिलाया जा सकता है टू द एग्रीव्ड पर्सन। और जहाँ पे मेंटेनेंस दिलाया जाता है वो कैसा होना चाहिए, मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल जस्ट, प्रॉपर एंड रीजनेबल होना चाहिए और जो लिविंग स्टैंडर्ड है एग्रीड पर्सन का अकॉर्डिंग टू दैट लिविंग स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। कोर्ट ये भी देखेगा कि जो दिलाया जा रहा है मेंटेनेंस वो एक मुश्त राशि में दिलाया जा रहा है या इंस्टॉलमेंट्स में दिलाया जा रहा है। तो इस तरीके से मॉनेटरी रिलीफ भी पास किया जा सकता है इन द फेवर ऑफ द एग्रीड पर्सन। अगली रिलीफ जो महिला के लिए पास की जा सकती है, ऑर्डर पास किया जा सकता है, वो है कस्टडी ऑर्डर। देखिए, यहाँ पे जो कस्टडी का प्रोविजन है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी नेचर का है कि मान लीजिए महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो रहा है, महिला की कोई संतान भी है, उसी घर में रह रही है, तो उसकी कस्टडी के लिए कि उसकी कस्टडी एक बार उसकी नानी को, मामा को या ऐसे किसी पर्सन को सौंप दी जाए तो उसकी रिगार्डिंग कोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है उसकी, लेकिन यहाँ पे टेम्परेरी कस्टडी के रिगार्डिंग प्रोविजन करेगा। और कोर्ट को अगर फिट लगता है तो जो रेस्पोंडेंट है उससे मीटिंग का जो है अरेंज कर सकता है और कोर्ट को लगता है कि उससे चाइल्ड के फेवर में नहीं है मीटिंग अरेंज करना, तो कोर्ट जो है मीटिंग से भी मना कर सकता है। अगला ऑर्डर जो महिला के फेवर में पास किया जा सकता है वो है कॉम्पनसेशन। अभी देखो, जो उसको इंजरीज हुई है, जो दिखती है इंजरी, यानी कि जो उसको फिजिकल इंजरी हुई है, उसके लिए तो मॉनेटरी रिलीफ उसको दिला दी गई है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं वो। लेकिन महिला के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है उससे उसको जो इमोशनल और जो मेंटल इंजरी पहुंची है उसका क्या, तो उसके लिए भी महिला को कॉम्पनसेशन जो है वो दिलाया जा सकता है। और कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, कोर्ट को जो भी फिट लगे महिला की रिगार्डिंग वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है। तो ये रिलीफ जो है वो महिला को प्रदान की जा सकती है अंडर दिस एक्ट। और अगर रेस्पोंडेंट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करता है तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है और इसके लिए रेस्पोंडेंट को अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है या फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज और बोथ, ये भी दिया जा सकता है। तो ये रेमेडीज है जो किसी महिला को अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट दी जा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।